तुम आ गए। हाँ महाराज, युद्ध की तैयारियां पूरी हैं। अच्छी बात है, योजनाएं दिखाओ। जैसी आज्ञा महाराज। बहुत समय पहले उत्तर दिशा के पहाड़ों और दक्षिण की विशाल नदियों के बीच एक राज्य था, आर्यवर्तगढ़। यह नाम इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलता, क्योंकि यह कहानी इतिहास से प्रेरित है, पर सच में कभी हुई नहीं। राज्य की धरती उपजाऊ थी, मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजती थीं और महल के ऊंचे शिखर दूर से ही चमकते दिखाई देते थे। उस राज्य का राजा था समरवीर। वह दिखने में कठोर पर भीतर से बहुत कोमल हृदय वाला व्यक्ति था। उसने तलवार से ज्यादा न्याय पर भरोसा किया। उसके दरबार में झूठ बोलने वाले को सजा मिलती थी, पर सच बोलने वाले को डर नहीं होता था। समरवीर के जीवन में एक ही कमजोरी थी, उसका अकेलापन। उसने विवाह नहीं किया था क्योंकि वह मानता था कि राजपाट संभालना ही उसका धर्म है। महल के विशाल कक्षों में वह अकेला भोजन करता, अकेला ही चंद्रमा को देखता। राज्य की सीमाओं पर एक और ताकत उभर रही थी। पड़ोसी राज्य का सेनापति विक्रमदत्त चालाक और महत्वाकांक्षी था। वह सीधे युद्ध में विश्वास नहीं करता था, वह मन से लड़ता था, दिमाग से वार करता था। एक दिन महल में एक अजनबी स्त्री आई। उसका नाम था रागिनी। वह अपने को एक साधारण गायिका बताती थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाए। राजा ने उसे दरबार में गाने की अनुमति दी। जब रागिनी ने पहली बार गाया, समरवीर की कठोर आंखें भी नम हो गईं। गीत में विरह था, इंतजार था और एक टूटा हुआ सपना था। दिन बीतते गए। रागिनी महल में रहने लगी। धीरे धीरे राजा ने उससे बातें करना शुरू किया। पहली बार उसे लगा कि कोई है जो उसके मन की खामोशी समझता है। पर महल के बाहर एक और कहानी चल रही थी। विक्रमदत्त ने ही रागिनी को भेजा था। उसका मकसद था राजा के मन में जगह बनाकर राज्य की कमजोरियों को जानना। रागिनी जब पहली बार इस योजना में शामिल हुई थी, तब उसके मन में लालच था। उसे वादा किया गया था कि यदि वह सफल हुई तो उसे सोने चांदी से भर दिया जाएगा। लेकिन महल में रहते रहते उसने देखा कि समरवीर वैसा राजा नहीं था जैसा उसे बताया गया था। वह निर्दयी नहीं था, वह जनता से प्यार करता था। वह रात को भेष बदलकर शहर में निकलता और लोगों की बातें सुनता। एक रात रागिनी ने उसे देखा, साधारण कपड़ों में एक बूढ़े किसान के घर में बैठा, उसकी फसल की चिंता सुनते हुए। उस दिन पहली बार रागिनी के दिल में ग्लानि हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। एक तरफ उसका वादा था, दूसरी तरफ एक सच्चा इंसान। इसी बीच विक्रमदत्त का संदेश आया। अब समय आ गया है, राजा की सेना की जानकारी दो। रागिनी का दिल कांप उठा। अगर उसने जानकारी दी तो युद्ध होगा, खून बहेगा। उस रात महल की छत पर खड़ी वह चांद को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगली सुबह उसने राजा से मिलने का निश्चय किया। महाराज, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर कोई आपके विश्वास को तोड़े तो आप क्या करेंगे? समरवीर ने शांत होकर उत्तर दिया, विश्वास टूटने से पहले मन टूटता है। मैं पहले कारण जानना चाहूंगा। यह सुनकर रागिनी के भीतर तूफान उठ गया। वह चाहती तो सब सच बता देती, पर डर उसे रोक रहा था। उधर विक्रमदत्त अपनी सेना तैयार कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि भीतर से खबर मिल चुकी होगी। कुछ दिनों बाद सीमा पर हलचल शुरू हुई। राजा को सूचना मिली कि दुश्मन सेना बढ़ रही है। समरवीर हैरान था। उसने किसी को योजना नहीं बताई थी। फिर दुश्मन को खबर कैसे मिली? दरबार में शक की हवा फैल गई। सैनिक एक दूसरे को संदेह से देखने लगे। रागिनी यह सब देख रही थी। उसका अपराध बोध उसे अंदर से खा रहा था। उसने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी थी, पर उसका मौन ही उसे दोषी बना रहा था। एक रात वह महल के गुप्त कक्ष में गई और राजा के सामने सब सच रख दिया। विक्रमदत्त की योजना, अपना लालच और अपने बदलते मन की सच्चाई। दरबार में सन्नाटा छा गया। समरवीर की आंखों में दर्द था, पर क्रोध नहीं। तुमने सच कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा और मुक्ति है, उसने कहा। रागिनी रो पड़ी। अब युद्ध टालना संभव नहीं था। विक्रमदत्त को पता चल चुका था कि योजना उजागर हो गई है। राजा ने सेना को तैयार किया। युद्ध का दिन आया। मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। धूल उड़ रही थी, शंख बज रहे थे। रागिनी महल की ऊंची दीवार से सब देख रही थी। उसका दिल हर तलवार के वार के साथ कांप रहा था। समरवीर स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ा। वह जानता था कि यह युद्ध सिर्फ राज्य का नहीं, उसके विश्वास का है। युद्ध लंबा चला। अंत में विक्रमदत्त हार गया, लेकिन विजय के बाद भी समरवीर खुश नहीं था। उसने बहुत से वीर सैनिक खो दिए थे। रागिनी उसके पास आई। मुझे दंड दीजिए, उसने कहा। समरवीर ने उत्तर दिया, तुम्हारा दंड यह है कि तुम यहीं रहो और इस राज्य की सेवा करो, ताकि तुम्हारा अपराध तुम्हारे कर्मों से धुल जाए। रागिनी ने सिर झुका लिया। राज्य में शांति लौट आई, पर उस शांति में एक गहरी सीख थी। लालच से जन्मी योजना भी सच के सामने टिक नहीं सकती। समरवीर और रागिनी ने विवाह नहीं किया। उनका संबंध किसी नाम का मोहताज नहीं था। वह विश्वास पर टिका था, और विश्वास को नाम की जरूरत नहीं होती। महल के सिंहासन पर अब भी समरवीर बैठता था, पर उसके चेहरे की कठोरता कम हो गई थी।
रागिनी मंदिरों में भजन गाती और लोगों को सिखाती कि गलती से बड़ा होता है उसे स्वीकार करना। युद्ध खत्म हो चुका था, पर शांति अभी पूरी तरह लौटी नहीं थी। मैदान की धूल बैठ गई थी, पर दिलों की बेचैनी अब भी हवा में तैर रही थी। आर्यवर्तगढ़ फिर से खड़ा था, लेकिन इस बार दीवारों में दरारें बाहर से नहीं, भीतर से थीं। राजा समरवीर दरबार में बैठा था। उसके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं, बल्कि थकान थी। उसने युद्ध जीता था, पर अपने कई वीर सैनिक खो दिए थे। हर शाम जब सूरज डूबता, उसे तलवारों की टकराहट और घायल सैनिकों की आवाजें याद आतीं। रागिनी अब महल में रहती थी, पर पहले जैसी नहीं। उसकी आंखों में अब एक अलग गंभीरता थी। वह हर दिन मंदिर जाती, भजन गाती और अपने भीतर के अपराध को शांत करने की कोशिश करती। लोग उसे सम्मान देने लगे थे, पर वह खुद को अब भी क्षमा नहीं कर पाई थी। उधर विक्रमदत्त पराजित होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह अपने बचे हुए सैनिकों के साथ जंगलों में छिप गया था। उसकी हार ने उसके भीतर आग और बढ़ा दी थी। उसने तय किया, अब वह सीधे युद्ध नहीं करेगा, वह राज्य को भीतर से तोड़ेगा। कुछ ही महीनों में आर्यवर्तगढ़ में अजीब अफवाहें फैलने लगीं। बाजार में लोग धीरे धीरे बातें करते। कोई कहता राजा अब कमजोर हो गया है, कोई कहता महल में एक विश्वासघाती रहती है। समरवीर को यह सब पता चला। उसने दरबार में कठोर आदेश नहीं दिए, उसने सैनिक नहीं भेजे, वह चुप रहा। एक रात वह फिर से भेष बदलकर नगर में निकला। उसने सुना लोग रागिनी पर उंगली उठा रहे थे। जिस स्त्री ने पहले धोखा दिया वह फिर दे सकती है, कोई कह रहा था। यह सुनकर समरवीर का हृदय भारी हो गया। वह जानता था कि सच सबको बताया नहीं जा सकता। कुछ बातें राजधर्म में छिपानी पड़ती हैं। अगले दिन दरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा कि राज्य की सीमाओं से अनाज गायब हो रहा है, सैनिकों को सही राशन नहीं मिल रहा। यह खबर गंभीर थी। युद्ध के बाद राज्य की हालत पहले ही कमजोर थी। जांच शुरू हुई। धीरे धीरे पता चला कि कुछ अधिकारी गुप्त रूप से दुश्मनों से मिले हुए हैं। विक्रमदत्त ने धन और डर दोनों का इस्तेमाल किया था। समरवीर ने पहली बार क्रोध दिखाया। उसने दोषी अधिकारियों को दरबार में बुलवाया। राज्य तलवार से नहीं, निष्ठा से चलता है, उसने कठोर आवाज में कहा। दोषियों को दंड दिया गया, पर इससे अफवाहें बंद नहीं हुईं। अब निशाना रागिनी थी। कुछ दरबारी चाहते थे कि उसे महल से निकाल दिया जाए। रागिनी ने यह सब सुना। वह खुद समरवीर के पास गई। महाराज, अगर मेरी वजह से राज्य में अशांति है तो मुझे जाने दीजिए, उसने शांत स्वर में कहा। समरवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भागना समाधान नहीं है। अगर तुम जाओगी तो लोग समझेंगे कि आरोप सच थे। रागिनी की आंखें भर आईं। तो मैं क्या करूं? समरवीर ने उत्तर दिया, सच को कर्म से साबित करो। उस दिन से रागिनी ने दरबार में बैठना छोड़ दिया। वह नगर में जाने लगी। वह सैनिकों के परिवारों से मिलती, घायलों की सेवा करती और मंदिरों में शांति का संदेश देती। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। उन्होंने देखा यह वही स्त्री है जिसने गलती मानी थी और अब बिना स्वार्थ सेवा कर रही है। लेकिन विक्रमदत्त अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आखिरी चाल चली। एक रात महल के गुप्त द्वार से कुछ सशस्त्र लोग अंदर घुसे। उनका उद्देश्य था राजा की हत्या और राज्य में अराजकता। रागिनी ने सबसे पहले आहट सुनी। उसने बिना सोचे समरवीर को चेतावनी दी। महल में अफरा तफरी मच गई। सैनिक दौड़े, तलवारें खींचीं। समरवीर स्वयं आगे बढ़ा। उसने एक एक हमलावर को रोका। युद्ध छोटा था पर खतरनाक। आखिरकार हमलावर पकड़े गए। पूछताछ में सच सामने आया, विक्रमदत्त ने ही उन्हें भेजा था। अब समरवीर समझ गया कि यह अंत की शुरुआत है। उसने सेना को जंगलों की ओर भेजा। इस बार वह खुद नहीं गया। उसने अपने विश्वसनीय सेनानायक को नेतृत्व दिया। कुछ ही दिनों में विक्रमदत्त पकड़ा गया। उसे दरबार में लाया गया। वह अब भी गर्व से खड़ा था। तुम मुझे मार सकते हो, उसने कहा, पर डर खत्म नहीं कर सकते। समरवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, डर तलवार से नहीं, न्याय से खत्म होता है। दरबार में लंबी चुप्पी छाई रही। अंततः विक्रमदत्त को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। समरवीर ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया। उसने कहा, अगर मैं भी वही करूं जो तुम करते तो फर्क क्या रहेगा? यह निर्णय आसान नहीं था। कई दरबारियों ने विरोध किया, पर समय के साथ लोगों ने समझा सच्ची शक्ति बदले में नहीं, संयम में होती है। रागिनी अब पहले से अधिक सम्मानित थी। लोग उसे विश्वास की प्रतीक मानने लगे।
एक शाम महल की छत पर समरवीर और रागिनी साथ खड़े थे। सूरज ढल रहा था, हवा शांत थी। क्या अब सब ठीक हो गया? रागिनी ने पूछा। समरवीर ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, राज्य में संकट खत्म हो सकते हैं, पर परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। रागिनी मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में डर नहीं था। एक सुबह सीमावर्ती गांवों से खबर आई, नदी का जल अचानक घट रहा है, खेत सूखने लगे हैं। किसानों के चेहरे पर चिंता लौट आई। आर्यवर्तगढ़ की जीवन रेखा वही नदी थी। अगर पानी रुक गया तो राज्य कमजोर हो जाएगा। समरवीर ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया। जांच में पता चला कि नदी के ऊपरी हिस्से में एक विशाल बांध बनाया जा रहा है और वह काम करवा रहा था विक्रमदत्त। निष्कासन के बाद वह दूर जाकर नहीं बैठा था। उसने एक नए राज्य के साथ समझौता कर लिया था। वह जानता था अगर पानी रुक गया तो आर्यवर्तगढ़ घुटने टेक देगा। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। युद्ध करना आसान था, पर इस बार लड़ाई तलवार से नहीं थी। रागिनी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यदि हम युद्ध करेंगे तो फिर खून बहेगा। क्या कोई और रास्ता नहीं? समरवीर खिड़की से बाहर सूखते खेतों की ओर देख रहा था। उसने कहा, राजधर्म कभी कभी कठोर निर्णय मांगता है, लेकिन इस बार वह जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहता था। उसने दूत भेजा विक्रमदत्त के पास। संदेश साफ था, नदी सबकी है, उसे रोकना अधर्म है। उत्तर आया, राजनीति में धर्म नहीं होता, सिर्फ शक्ति होती है। यह सुनकर दरबार में आक्रोश फैल गया। सेना फिर तैयार होने लगी। पर उसी रात रागिनी ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह अकेली साधारण वस्त्र पहनकर नदी के ऊपरी क्षेत्र की ओर निकल पड़ी। कई दिन की यात्रा के बाद वह उस स्थान पर पहुंची जहां बांध बन रहा था। मजदूर काम कर रहे थे, सैनिक पहरा दे रहे थे। वह सीधे विक्रमदत्त के सामने जा खड़ी हुई। विक्रमदत्त ने उसे देखकर ठंडी हंसी हंसी। फिर से विश्वास की बात करने आई हो? रागिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं युद्ध रोकने आई हूं। विक्रमदत्त ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारे राजा में साहस है तो वह खुद आए। रागिनी ने कहा, वह आएगा, पर पहले मैं आई हूं, क्योंकि अगर नदी सूख गई तो दोनों राज्य नष्ट होंगे। विक्रमदत्त कुछ क्षण चुप रहा। उसके भीतर भी एक थकान थी। वर्षों की साजिश, पराजय, निर्वासन, उसने बहुत कुछ खोया था। रागिनी ने अंतिम बात कही, तुम्हें बदला चाहिए या सम्मान? यह प्रश्न सीधा था। कुछ देर बाद विक्रमदत्त ने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। मैं बांध पूरी तरह नहीं हटाऊंगा, उसने कहा, पर पानी का मार्ग खोल दूंगा। दोनों राज्यों में बराबर बंटेगा। रागिनी ने राहत की सांस ली। जब यह खबर आर्यवर्तगढ़ पहुंची, समरवीर स्वयं नदी किनारे गया। धीरे धीरे पानी फिर बहने लगा। खेतों में हरियाली लौटने लगी। समरवीर ने घोषणा की, आज से यह नदी किसी एक राज्य की नहीं, दोनों की होगी। हम मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। कुछ लोगों ने इसे कमजोरी कहा, पर समय ने साबित किया यह निर्णय सबसे मजबूत था। विक्रमदत्त ने पहली बार युद्ध नहीं, समझौता चुना था, और समरवीर ने पहली बार तलवार नहीं, संवाद से विजय पाई थी। लेकिन इतिहास अक्सर तब करवट लेता है जब लोग सबसे ज्यादा निश्चिंत हो जाते हैं। एक रात महल के प्रहरी ने एक घायल सैनिक को महल के द्वार पर गिरते हुए देखा। सैनिक ने कठिनाई से कहा कि सीमा पर एक नई सेना देखी गई है। यह सेना किसी दूसरे राज्य की नहीं थी, बल्कि अलग अलग भाड़े के योद्धाओं का समूह था। उनका उद्देश्य साफ था, आर्यवर्तगढ़ की समृद्धि लूटना। समरवीर को यह खबर मिली तो उसने तुरंत दरबार बुलाया। दरबारियों के चेहरे पर चिंता थी। कई लोग कह रहे थे कि राज्य अभी हाल के संकट से उभरा है और एक और युद्ध राज्य को कमजोर कर देगा। रागिनी भी दरबार में मौजूद थी। उसने देखा कि समरवीर पहले की तरह जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले रहा। वह शांत था, पर उसकी आंखों में गहरी सोच थी। समरवीर ने कहा, अगर हम डरकर बैठ गए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पर अगर हम जल्दबाजी में हमला करेंगे तो अपने लोगों को खतरे में डालेंगे। कुछ समय बाद खबर आई कि वह भाड़े की सेना धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ रही है। वे सीधे युद्ध नहीं चाहते थे, बल्कि डर फैलाकर राज्य को कमजोर करना चाहते थे। समरवीर ने एक अलग योजना बनाई। उसने सेना को खुले युद्ध के लिए तैयार नहीं किया। उसने सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित करवाया और सैनिकों को छोटे छोटे दलों में बांट दिया। रागिनी ने भी अपना योगदान दिया। उसने लोगों को डरने के बजाय एकजुट रहने का संदेश दिया। मंदिरों और चौपालों में वह लोगों को समझाती कि भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। कुछ दिनों बाद भाड़े की सेना सीमा पर पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि आर्यवर्तगढ़ डर जाएगा,
लेकिन उन्होंने देखा कि गांव खाली नहीं है, लोग डरे हुए नहीं हैं, सैनिक हर जगह मौजूद हैं, पर किसी बड़े युद्ध की तैयारी दिखाई नहीं दे रही। रात होते ही समरवीर ने अपनी योजना शुरू की। छोटे छोटे सैनिक दलों ने चारों ओर से उन भाड़े के योद्धाओं को घेरना शुरू कर दिया। यह खुला युद्ध नहीं था, यह रणनीति थी। कुछ ही घंटों में वह सेना समझ गई कि वह फंस चुकी है। सुबह होते होते उनके नेता को पकड़कर दरबार में लाया गया। दरबार में वह व्यक्ति घमंड से खड़ा था। उसने कहा, हम तो सिर्फ सोने के लिए लड़ते हैं, अगर कोई और ज्यादा सोना दे तो हम उसके लिए भी लड़ेंगे। समरवीर ने शांत स्वर में कहा, यही फर्क है तुम में और मेरे सैनिकों में। मेरे सैनिक भूमि के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। उसने उस नेता को दंड देने के बजाय एक शर्त रखी, अगर तुम और तुम्हारे लोग इस राज्य को छोड़कर कभी वापस नहीं आए तो तुम्हें जीवित जाने दिया जाएगा। कुछ दरबारी इस निर्णय से हैरान थे, लेकिन भाड़े की सेना ने तुरंत सहमति दे दी। उन्हें समझ आ गया था कि यहां जीतना आसान नहीं है। कुछ दिनों बाद राज्य की सीमा पर शांति लौट आई। एक सुबह महल के ऊंचे प्रांगण में खड़े होकर समरवीर दूर पहाड़ों की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, पर उसकी आंखों में अब एक गहरी थकान भी दिखाई देती थी। रागिनी उसके पास आई। वह अब पहले से भी अधिक सम्मानित थी। लोग उसे राज्य की आत्मा कहते थे। रागिनी ने धीरे से पूछा, महाराज, आप आज इतने शांत क्यों हैं? समरवीर हल्का सा मुस्कुराया। हर राजा को एक दिन यह सोचना पड़ता है कि उसके बाद इस राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। रागिनी कुछ क्षण चुप रही। आर्यवर्तगण ने बहुत संघर्ष देखे थे, धोखा, युद्ध, साजिश और भय, लेकिन अब राज्य स्थिर था। समरवीर चाहता था कि यह स्थिरता हमेशा बनी रहे। उसने दरबार बुलाया। दरबार में सभी मंत्री, सेनानायक और राज्य के प्रमुख लोग मौजूद थे। समरवीर ने कहा, राज्य की सबसे बड़ी शक्ति सेना या धन नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास होता है। फिर उसने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उसने राज्य की शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक परिषद बनाई। ऐसी परिषद जिसमें केवल सैनिक या मंत्री ही नहीं, बल्कि किसान, व्यापारी और विद्वान भी शामिल होंगे। यह निर्णय उस समय के लिए बहुत असामान्य था। कई दरबारियों को आश्चर्य हुआ, लेकिन समरवीर जानता था कि अगर राज्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो निर्णय केवल महल में नहीं, बल्कि पूरे समाज की बुद्धि से होने चाहिए। धीरे धीरे यह नई व्यवस्था पूरे राज्य में फैलने लगी। लोगों को पहली बार लगा कि राज्य केवल राजा का नहीं, बल्कि उनका भी है। रागिनी ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह गांव गांव जाकर लोगों को समझाती कि राज्य की शक्ति उनकी एकता में है। सालों बाद एक दिन समरवीर फिर उसी महल की छत पर खड़ा था, जहां उसने कई बार संकटों के समय निर्णय लिए थे। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल और सुनहरे रंगों से भरा था। रागिनी उसके पास खड़ी थी। समरवीर ने धीरे से कहा, जब मैंने पहली बार यह राज्य संभाला था तब मुझे लगता था कि राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार है, लेकिन अब समझ आया है कि असली ताकत विश्वास और धैर्य में होती है। रागिनी की आंखों में हल्की नमी थी। आर्यवर्तगढ़ ने इतने संकटों का सामना किया था और हर बार उसने एक नया रास्ता खोज लिया था। समरवीर ने अंतिम बार राज्य की ओर देखा। नदी, खेत, मंदिर और दूर तक फैले गांव। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, अगर लोग एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें तो कोई भी राज्य कभी कमजोर नहीं होता। समय बीतता गया। उसने दिखाया कि जीत केवल युद्ध से नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और विश्वास से भी मिल सकती है। आर्यवर्तगढ़ की कहानी इतिहास की किताबों में शायद नहीं लिखी गई, लेकिन लोगों की यादों में वह हमेशा जीवित रही,